मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में धातु एवं अधातु पाठ पढ़ रहे थे और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले देखेंगे खनिज और अयस्क क्या हैं। तो बच्चों, खनिज जो है पृथ्वी की भू परिपाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की जो भू परिपाटी होती है, यानी कि ऊपरी जो परत होती है, उसमें प्राकृतिक रूप में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनको हम खनिज कहते हैं। अब अयस्क क्या है? तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। तो इन खनिजों को अयस्क कहते हैं जो निकाले जाते हैं, ठीक है, जिनको आप कुछ प्रोसेस के द्वारा उस क्या कहते हैं धातु को निकाल लेंगे, तभी क्या कहते हैं वो जो खनिज होगा वो क्या कहलाएगा? वो अयस्क कहलाएगा। ठीक। तो धातुओं का निष्कर्षण कैसे है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कुछ धातुएं बच्चों भू परिपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी ही पड़ी रहती हैं, वो किसी यौगिक के साथ नहीं होती हैं। कुछ धातुएं अपनी यौगिकों के रूप में मिलती हैं और कुछ जो होती यौगिक के साथ रहती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि सक्रियता जो श्रेणी है उसमें जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है वो सबसे कम क्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र रूप में ऐसी भू परिपटी पे पड़ी रहती है। उदाहरण जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो कॉपर है, सिल्वर है, ये क्या है बच्चों? अपने सल्फाइड तथा ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातुएं होती इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती, यानी कि स्वतंत्र तत्व के में नहीं पाई जाती, किसी न किसी के साथ मिल करके ये यौगिक के रूप में ही पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। देखिए ये सक्रियता श्रेणी है, इसमें देखिए सबसे नीचे जो आ रहे हैं वो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित निम्न अभिक्रियाशील यानी कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, है ना। दो गोल्ड और सिल्वर है बच्चों, इसमें जो है वो कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्बन के उपयोग से अपचयन माध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि मध्यम जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो हैं कॉपर, लेड, आयरन और जिंक। फिर जो विद्युत अपघटन उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो 3 प्रकार की जो श्रेणियां हैं बच्चों, कम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, वो मैंने इस तालिका में बता रखी हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो हैं की अभिक्रियाशीलता जो होती है मध्यम होती है बच्चों। ये पृथ्वी की भू परिपटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो बीच की जो श्रेणी यानी जिंक, आयरन, लेड इत्यादि जो है ये किसी ऑक्साइड के साथ, सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट के साथ ये मिल करके उपस्थित रहती है भू परिपटी पर। अयस्क से शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश निम्नलिखित चित्र में दिया गया है बच्चों। देखिए अयस्क को किस तरीके से करेंगे, तो पहले उसका सांद्रण करेंगे, उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है कि मध्यम है कि निम्न है, ठीक है। अगर ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो इसे गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और हमें क्या शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। फिर बच्चों मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्क हमें मिल रहे हैं, तो जो कार्बोनेट का अयस्क है उसका निस्तापन किया जाएगा, ठीक है, और जो सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन किया जाएगा। अब दोनों का फिर धातु का ऑक्साइड मिल जाता है हमें, चाहे वो निस्तापन करे चाहे भर्जन करे, हमें धातु के ऑक्साइड मिल जाएंगे। फिर धातु में अपचयन किया जाएगा, फिर धातु का शोधन किया जाएगा। अब बच्चों आता है कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं वो बच्चों सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं, ठीक है, और
इनका भर्जन करके धातु निकाला जाता है, फिर इनका परिष्करण किया जाता है यानी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये एक बच्चों ये फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु जो है वो क्या कहते हैं कि किस प्रकार वो उसका निष्कर्षण किया जाएगा या परिष्करण किया जाएगा। ठीक है। अब अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण यानी गैंग। गैंग क्या होता है बच्चों? जो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है, यानी कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें गैंग कहा जा रहा है। ठीक। अयस्कों का समृद्धिकरण। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियां यानी गैंग को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। यानी कि जो गैंग है यानी जो धातु के निष्कर्षण से पहले से जो अयस्क की जो अशुद्धियां हैं उनको हटाना ही यानी गैंग को हटाना ही क्या कहलाते हैं? अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा बच्चों? तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जो हैं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इन्हें निष्क्रिय धातु कहते हैं, यानी कि बिल्कुल निष्क्रिय होती, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है इनका। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप उदाहरण देखते हैं सिनेबार। सिनेबार यानी कि HgS, इसका हमने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और उसे तापमान दिया तो हमें क्या मिला? मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला। ठीक है। तो इन धातुओं को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिलेगा। ठीक। देखिए हमने फिर हमें HgO मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला, इसका हमने तापन किया तो मरकरी मिला यानी कि पारद मिल गया। इसी तरीके से आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड जो है उसका हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड मिला हमें। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड के साथ अभिक्रिया हो जाती है तो हमें प्योर कॉपर मिल जाता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड की गैस भी निकलती है। तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक। यही बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।